उसमें मेरे हवाले से भी उसमें कुछ इंकिशाफात इन्होंने किए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले जो जीआईटी में मेरे हवाले से बात है मैं उसकी वजाहत कर दूं, उसके बाद फिर इस जीआईटी की हैसियत के ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बात करूं। इस जीआईटी के अंदर, अच्छा, ये जीआईटी तश्कील दी गई थी 19 अप्रैल 2016 और ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई ये की गई 31 मई 2016 को। उसके बाद से अब तक ये पब्लिक नहीं की गई थी और मेरा ख्याल है कि पब्लिक नहीं भी किया जाना चाहिए था, लेकिन ये जिस हो गया तो ये 2016 के बाद से पब्लिक नहीं की गई। अभी जब पब्लिक की गई तो इसमें आफाक अहमद का नाम है कि आफाक अहमद से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जेल में मुलाकात उन्होंने की। बिल्कुल मुलाकातें की और होम मिनिस्टर की हैसियत से वो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे और होम मिनिस्टर की हैसियत से जेल में जब वो विज़िट पे आए तो मेरे पास भी आए और बहुत सारे और गवर्नमेंट के लोग भी मेरे पास आए मुख्तलिफ़ औक़ात में। जैसे जेल के मिनिस्टर थे जखरानी मुशीर थे, वो मेरे पास वक्तन फ़वक्तन आते रहे, मुलाकात करते रहे। तो जेल में सियासी लोगों से सियासी लोगों की मुलाकातें कोई अचंबा नहीं है जिसके ऊपर कोई हैरानगी का इज़हार किया जाए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मेरे पास एक नहीं 2 मरतबा आए और उस मुलाकात के अंदर प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज की गई, इसके अलावा कुछ बात नहीं हुई, यानी पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं हुई। आज इस जीआईटी के बाद और एक वाक़या जो मेरी मेमोरी के अंदर महफूज है, उसके बाद मुझे समझ में आता है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी एक बहुत अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, एक बहुत ही महज़्ज़ब किस्म के आदमी हैं वो, लेकिन ज़ाहिर है उनका कोई सिंध गवर्नमेंट में कुलीदी किरदार नहीं था या पीपल्स पार्टी में उनका कोई कुलीदी किरदार नहीं था। उनको भी शायद किसी ने असाइन किया हो कि भाई जाओ जाके आफाक अहमद से मुलाकात कर लो। इसलिए कि मुझे याद है कि मैं जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से रहाई के बाद मुलाकात करने के लिए गया तो उस वक्त वो खामोश थे और वो गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके थे। तो मैंने उनसे मुलाकात के बाद पूछा कि डॉक्टर साहब खैरियत है, आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। तो ज़ाहिर है कि एक सियासी शख्स जब कहीं कोई अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसमें उसके साथ सवाल जवाब होते हैं और वो डॉक्टर साहब आपको पता है कि वो बरमला अपने जज्बात का इजहार कर दिया करते थे। तो डॉक्टर ने मुझसे एहतराम के साथ, मुझे बड़ा अच्छा उस वक्त लग रहा था कि वो उस वक्त तक उनके जरदारी साहब के साथ मामलात बहुत कशीदा नहीं नज़र आए मुझे। उन्होंने जरदारी साहब का एहतराम के साथ नाम लेते हुए भाई कहा और कहा कि भाई ने मुझसे कहा है कि अल्ताफ़ की दुश्मनी या मेरी दोस्ती दोनों में से किसी एक का इंतखाब करो। तो मैं मजबूर हूँ, मैं ज़ाहिर है कि नहीं कर सकता, इसलिए गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अब जब ये सूरत हाल मैंने महसूस की तो मुझे वो वाक़या याद आया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब मेरे पास जेल में मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मुत्तहिदा को मुमकिन है कि डराना धमकाना हो कि आफाक अहमद से हमारे मामलात हो रहे हैं या आफाक अहमद से मुलाकातें हो रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या उस वक्त हुआ था, जो आईजी की हैसियत से नुसरत मंगन साहब रिटायर हुए हैं, वो उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे। आफाक अहमद ने सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन दी कि मैं एक अरसे से, मुझे आपने पाबंद सलासल किया हुआ है और आपने मुझे कहीं बाहर मेडिकल चेकअप के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं दी, तो आप होम डिपार्टमेंट को लिखिए कि मेरा मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है
और मैं चाहता हूं कि मेरा थेलियम टेस्ट भी करवाया जाए और मुझे एग्जामिन के लिए आगा खान भेजा जाए। उस एप्लीकेशन के 2.5 महीने के बाद अगर एक शख्स हैवीनेस फील कर रहा है, तकलीफ़ आज है, और वो सिंध गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है कि मुझे मेडिकल चेकअप के लिए बाहर आगा खान भेजिए, यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और मुझे नहीं भेजा जाता। 2.5 महीने के बाद अचानक रात को मेरे पास मेरे वार्ड में सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं और आके मुझसे कहते हैं कि आफाक भाई आपको सुबह आगा खान हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा कि मैंने तो 2.5 महीने तुम्हें पहले एप्लीकेशन दी थी, आज अचानक आप मुझे ये कहने के लिए आए हैं कि आपको आगा खान हॉस्पिटल जाना है, तो ये अचानक ये तब्दीली कैसी? आफाक भाई आपको बस जाना है कल। मैंने कहा यार मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, इसलिए कि जो टेस्ट मेरे होने हैं मैं क्योंकि उससे वाकिफ़ हूँ, मुझे कम से कम 14-16 घंटे की फास्टिंग करनी है। मैं कैसे जा सकता हूँ सुबह? आप मुझे रात को 12 बजे आके बता रहे हैं और सुबह मुझसे आप कह रहे हैं 6 बजे आप तैयार हो जाइए, 7 बजे आपको आगा खान जाना है। मैंने कहा 16 घंटे की फास्टिंग होती है। उन्होंने कहा फास्टिंग छोड़ें, आप जाएं। मैं उस तमाम सूरत हाल में इसलिए हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कभी जेल के अंदर टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया और मेरे घर से कोई शख्स जेल नहीं आता था। तो मुझे यह था कि कम से कम मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं अपने घर वालों से बात कर सकूंगा। तो मैंने ये जानते बूझते कि मेरी 16 घंटे की फास्टिंग है ही नहीं, मेरे वो टेस्ट हो नहीं सकते, उसके बावजूद मैंने जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह शहर भर की तमाम सिक्योरिटी ऐसा लग रहा था कि वहाँ लगी हुई है और मुझे आगा खान हॉस्पिटल लेकर गए। आगा खान हॉस्पिटल में यानी जाहिर है कि मेरी पार्टी खुद आताब का शिकार थी, आप लोगों से राब्ते नहीं कर सकती थी, तो मीडिया को मैंने कॉल नहीं किया था, लेकिन शहर भर का मीडिया वहाँ मौजूद था और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था मेरा विज़िट आगा खान का। मेरे साथ डॉक्टर परवेज़ महमूद शहीद मौजूद थे, हॉस्पिटल पहुँच गए थे वो। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि आफाक तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ विज़िट के लिए क्यों लाया गया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे सेम टाइम पे पीर मज़हरुल हक़ की क़यादत में डेलीगेशन जो है वो अल्ताफ़ हुसैन से नेगोशिएट करने के लिए गया अपने सिंध के मामला, तो वो तुम्हारा एक्सपोजर करके उसको दिखाकर उससे मामला तय करना चाहते हैं। आज अगर इस JIT में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की मुलाकात का तस्करा है तो मेरे पास आए हैं वो होम मिनिस्टर की हैसियत से और वो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे, लेकिन मुझे लगता है यही है कि मेरी कोई उनसे सियासत नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है यही कि उस मुलाकात को एक्सपोज किया गया कि हाँ भाई आफाक अहमद की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात हुई है। और उसके बाद जरदारी साहब ने उनको मना किया कि भाई अब रुक जाइए, क्योंकि अल्ताफ़ के साथ मामलात या मुत्तहदा उस वक्त की मुत्तहदा के साथ मामलात तय करना थे। तो ये कोई सेशन ऐसा नहीं था जिसको हम ये कहें कि साहब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मुलाकात हुई, को मामला तय हुए, कतन नहीं। आफाक अहमद के लिए मोराई ने कहा, अच्छा मोराई के लिए भी मैं बता दूं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ज़ाहिर एक मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर सिंध का आपको पता है, सिंध के अंदर तो मिनिस्टर कोई सा भी हो वो उसका अपना एक स्टाइल है, 10 लोग साथ लेकर चलते हैं, कोई डायरी पकड़ के चल रहा होता है, कोई टेलीफोन पकड़ के चल रहा होता है। मेरे पास जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मुलाकात के लिए आए तो उनके साथ 10-5 लोग मौजूद थे, मुझे नहीं मालूम उसमें मोराई कौन है। उसने लिखा कि मैं उस वक्त मौजूद था जब आफाक अहमद की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात हुई, बिल्कुल उसमें सुपरिटेंडेंट भी मौजूद था, मुलाकात से इनकार नहीं है। ये बात मुझे दुख पहुंचाया इसने कि वहाँ ये कहा गया कि आफाक अहमद को जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-25 लाख रुपए 2 मरतबा दिए। दुनिया जानती है कि आफाक अहमद अगर पैसे लेने वालों में से होता तो आज कोई एक शख्स, कोई एक इदारा कोई 1 रुपए का क्लेम लेके खड़ा हो जाए कि आफाक अहमद को हमने कभी 1 रुपया दिया। पॉलिटिकल लोग नहीं, कोई इदारा लेके खड़ा हो जाए। आफाक अहमद ने हमेशा उसूलों की पॉलिटिक्स की। आफाक अहमद ये 20-25 लाख, अच्छा फिर किसी ने इल्ज़ाम लगाया भी था, तो मुझे बाज़ औक़ात मैं इन मामलात को इसलिए नज़रअंदाज कर देता हूँ कि मैं हर जराइम पेशा फ़र्द के किसी इल्ज़ाम की तरदीद तो नहीं करता फिरूँगा। मोराई एक जराइम पेशा शख्स है,
वो अपनों के साथ उसने वफा नहीं की। मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाए तो क्या मैं उसकी वजाहत करूं? नहीं कर सकता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने ये फरमाइशी बयान उससे दिलवाए होंगे, उन्हें कम से कम पता होना चाहिए था कि आफाक अहमद का वज़न क्या है। आफाक अहमद के वज़न को अल्ताफ़ जानता था। अल्ताफ़ ने भी जब इल्ज़ाम लगाया तो करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम लगाया कि वो एजेंसी उसे लेके आफाक चला गया। यार 20-25 लाख रुपए आफाक अहमद के लिए आपने कह दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोगों को आप ब्लैकमेल कर सके। मैं 2011 में दिसंबर में रिलीज हुआ, 17 दिसंबर को। अब इसमें असलहे की तोहफे में पेश करना भी लिखा हुआ है। आफाक अहमद को तोहफे में पेश करने के लिए आया था। सुपरिटेंडेंट को भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके पूछो उससे कि आफाक अहमद को क्लाशनकोफ जेल में आके उससे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने दी थी क्या? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको इन JIT से डराया जाए। आफाक अहमद अपने उसूलों पर डट के काम करने वाला इंसान है और वो इस किस्म के इल्ज़ामात से खौफज़दा होकर किसी की फरमाइश पर काम नहीं कर सकता। इस शहर में मुझे पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से भी कोई खुशी नहीं है। ज़ाहिर है मेरी शहर के लोगों के साथ पीपल्स पार्टी ज़्यादती कर रही है। हम 93% इस सिंध का बजट अपने इस शहर कराची से पूरा करते हैं, लेकिन हमें मिलता कितना है? हम पीपल्स पार्टी की ज़्यादतियों की वजह से पीपल्स पार्टी से खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस फरमाइशी प्रोग्राम पर काम नहीं कर सकते कि अर्बन एरियाज़ को पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुतहरिक किया जाए ताकि 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने में मदद मिले। मुझे ये बताइए 18वीं तरमीम में मेरी कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कौन सी शिक शामिल है? और अगर शामिल नहीं है तो मुझे इस 18वीं तरमीम से क्या लेना देना? और 18वीं तरमीम अगर ख़त्म कर दी जाए तो मुझे कौन गारंटी देगा कि उससे पहले आप कोई ऐसी तरमीम लेकर आइए जिसमें मेरी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो? ठीक है, 18th अमेंडमेंट के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस JIT से डराकर कोई चाहे कि हम किसी की फरमाइश पर कोई काम करेंगे तो कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी 10 JIT आवाम के सामने लेकर आइए। देखिए ये JIT की हैसियत क्या है? ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर किसी को मुजरिम साबित किया जा सकता है तो मुजरिम की हैसियत से उसको सज़ा भी दे दो। और अगर इस JIT में शामिल टीम के अरकान उनको इतना इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहें इस JIT में शामिल करके मुजरिम कंसीडर कर लें, तो फिर इन अदालतों का क्या काम है? इन अदालतों को आप ख़त्म कर दीजिए। महज़िब मुआशरों में इल्ज़ामात और तहक़ीक़ात के वजह से कभी किसी का एक्सपोजर नहीं होता। स्कॉटलैंड यार्ड ने कई मरतबा अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार किया, लेकिन हर मरतबा ये कहा इतने साल का पाकिस्तानी नज़ाद एक शख्स कभी अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लिया। महज़िब मुआशरों में कन्विक्शन से पहले कभी किसी को एक्सपोज नहीं करते, कभी किसी का आप उसको बदनाम नहीं करते। इस JIT से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या मेरे कारकुनान, मेरे घर के लोग, अभी JIT पब्लिश की गई या पब्लिक की गई, उसमें मेरे हवाले से भी उसमें कुछ इंकिशाफ़ात इन्होंने किए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले जो JIT में मेरे हवाले से बात है मैं उसकी वजाहत कर दूं, उसके बाद फिर इस JIT की हैसियत के ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं आपसे बात करूं। इस JIT के अंदर, अच्छा, ये JIT तश्कील दी गई थी 19 अप्रैल 2016, और ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई ये की गई 31 मई 2016 को। उसके बाद से अब तक ये पब्लिक नहीं की गई थी, और मेरा ख्याल है कि पब्लिक नहीं भी किया जाना चाहिए था, लेकिन ये जिस हो गया
तो ये 2016 के बाद से पब्लिक नहीं की गई। अभी जब पब्लिक की गई तो इसमें आफाक अहमद का नाम है कि आफाक अहमद से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जेल में मुलाकात उन्होंने की। बिल्कुल मुलाकातें की और होम मिनिस्टर की हैसियत से वो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे और होम मिनिस्टर की हैसियत से जेल में जब वो विज़िट पे आए तो मेरे पास भी आए और बहुत सारे और गवर्नमेंट के लोग भी मेरे पास आए मुख्तलिफ़ औक़ात में। जैसे जेल के मिनिस्टर थे जखरानी मुशीर थे, वो मेरे पास वक्तन फ़वक्तन आते रहे, मुलाकात करते रहे। तो जेल में सियासी लोगों से सियासी लोगों की मुलाकातें कोई अचंबा नहीं है जिसके ऊपर कोई हैरानगी का इज़हार किया जाए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब मेरे पास एक नहीं 2 मरतबा आए और उस मुलाकात के अंदर प्लेजेंट्रीज़ एक्सचेंज की गई, इसके अलावा कुछ बात नहीं हुई, यानी पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं हुई। आज इस जीआईटी के बाद और एक वाक़या जो मेरी मेमोरी के अंदर महफूज है, उसके बाद मुझे समझ में आता है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी एक बहुत अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, एक बहुत ही महज़्ज़ब किस्म के आदमी हैं वो, लेकिन ज़ाहिर है उनका कोई सिंध गवर्नमेंट में कुलीदी किरदार नहीं था या पीपल्स पार्टी में उनका कोई कुलीदी किरदार नहीं था। उनको भी शायद किसी ने असाइन किया हो कि भाई जाओ जाके आफाक अहमद से मुलाकात कर लो। इसलिए कि मुझे याद है कि मैं जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से रहाई के बाद मुलाकात करने के लिए गया तो उस वक्त वो खामोश थे और वो गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके थे। तो मैंने उनसे मुलाकात के बाद पूछा कि डॉक्टर साहब खैरियत है, आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। तो ज़ाहिर है कि एक सियासी शख्स जब कहीं कोई अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है तो उसमें उसके साथ सवाल जवाब होते हैं और वो डॉक्टर साहब आपको पता है कि वो बरमला अपने जज्बात का इजहार कर दिया करते थे। तो डॉक्टर ने मुझसे एहतराम के साथ, मुझे बड़ा अच्छा उस वक्त लग रहा था कि वो उस वक्त तक उनके जरदारी साहब के साथ मामलात बहुत कशीदा नहीं नज़र आए मुझे। उन्होंने जरदारी साहब का एहतराम के साथ नाम लेते हुए भाई कहा और कहा कि भाई ने मुझसे कहा है कि अल्ताफ़ की दुश्मनी या मेरी दोस्ती दोनों में से किसी एक का इंतखाब करो। तो मैं मजबूर हूँ, मैं ज़ाहिर है कि नहीं कर सकता, इसलिए गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अब जब ये सूरत हाल मैंने महसूस की तो मुझे वो वाक़या याद आया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब मेरे पास जेल में मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मुत्तहिदा को मुमकिन है कि डराना धमकाना हो कि आफाक अहमद से हमारे मामलात हो रहे हैं या आफाक अहमद से मुलाकातें हो रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या उस वक्त हुआ था, जो आईजी की हैसियत से नुसरत मंगन साहब रिटायर हुए हैं, वो उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे। आफाक अहमद ने सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन दी कि मैं एक अरसे से मुझे आपने पाबंद सलासल किया हुआ है और आपने मुझे कहीं बाहर मेडिकल चेकअप के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं दी, तो आप होम डिपार्टमेंट को लिखिए कि मेरा मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूं कि मेरा थेलियम टेस्ट भी करवाया जाए और मुझे एग्ज़ामिन के लिए आखान भेजा जाए। उस एप्लीकेशन के 2.5 महीने के बाद अगर एक शख्स हैवीनेस फील कर रहा है, तकलीफ़ आज है, और वो सिंध गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है कि मुझे मेडिकल चेकअप के लिए बाहर आखान भेजिए, यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और मुझे नहीं भेजा जाता। 2.5 महीने के बाद अचानक रात को मेरे पास मेरे वार्ड में सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं और आके मुझसे कहते हैं कि आफाक भाई आपको सुबह आगा खान हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा कि मैंने तो 2.5 महीने तुम्हें पहले एप्लीकेशन दी थी, आज अचानक आप मुझे ये कहने के लिए आए हैं कि आपको आगा खान हॉस्पिटल जाना है, तो ये अचानक ये तब्दीली कैसी? आफाक भाई आपको बस जाना है कल। मैंने कहा यार मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, इसलिए कि जो टेस्ट मेरे होने हैं मैं क्योंकि उससे वाकिफ़ हूँ, मुझे कम से कम 14-16 घंटे की फास्टिंग करनी है।
मैं कैसे जा सकता हूँ? सुबह मुझे रात को 12 बजे आके बता रहे हैं और सुबह मुझसे आप कह रहे हैं 6 बजे आप तैयार हो जाइए, 7 बजे आपको आकान जाना है। मैंने कहा 16 घंटे की फास्टिंग होती है। उन्होंने कहा फास्टिंग वास्टिंग छोड़ें, आप जाएं। मैं उस तमाम सूरत हाल में इसलिए हॉस्पिटल जाने के लिए राज़ी हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कभी जेल के अंदर टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया और मेरे घर से कोई शख्स जेल नहीं आता था। तो मुझे यह था कि कम से कम मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं अपने घर वालों से बात कर सकूंगा। तो मैंने ये जानते बूझते कि मेरी 16 घंटे की फास्टिंग है ही नहीं, मेरे वो टेस्ट हो नहीं सकते, उसके बावजूद मैंने जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह शहर भर की तमाम सिक्योरिटी ऐसा लग रहा था कि वहाँ लगी हुई है और मुझे आगा खान हॉस्पिटल लेकर गए। आगा खान हॉस्पिटल में यानी जाहिर है कि मेरी पार्टी खुद आताब का शिकार थी, आप लोगों से राब्ते नहीं कर सकती थी, तो मीडिया को मैंने कॉल नहीं किया था, लेकिन शहर भर का मीडिया वहाँ मौजूद था और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था मेरा विजिट आगा खान का। मेरे साथ डॉक्टर परवेज़ महमूद शहीद मौजूद थे, हॉस्पिटल पहुँच गए थे वो। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि आफाक तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ विजिट के लिए क्यों लाया गया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे सेम टाइम पे पीर मजहरुल हक की क़यादत में डेलीगेशन जो है वो अल्ताफ़ हुसैन से नेगोशिएट करने के लिए गया अपने सिंध के मामला, तो वो तुम्हारा एक्सपोजर करके उसको दिखाकर उससे मामला तय करना चाहते हैं। आज अगर इस JIT में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की मुलाकात का तस्करा है तो मेरे पास आए हैं वो होम मिनिस्टर की हैसियत से और वो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे, लेकिन मुझे लगता है यही है कि मेरी कोई उनसे सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है यही है कि उस मुलाकात को एक्सपोज किया गया कि हाँ भाई आफाक अहमद की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात हुई है और उसके बाद जरदारी साहब ने उनको मना किया कि भाई अब रुक जाइए, क्योंकि अल्ताफ़ के साथ मामलात या मुत्तहदा उस वक्त की मुत्तहदा के साथ मामलात तय करना थे। तो ये कोई सेशन ऐसा नहीं था जिसको हम ये कहें कि साहब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मुलाकात हुई, को मामला तय हुए, कतन नहीं। आफाक अहमद के लिए मोराई ने कहा, अच्छा मोराई के लिए भी मैं बता दूं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ज़ाहिर एक मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर सिंध का आपको पता है, सिंध के अंदर तो मिनिस्टर कोई सा भी हो वो उसका अपना एक स्टाइल है, 10 लोग साथ लेकर चलते हैं, कोई डायरी पकड़ के चल रहा होता है, कोई टेलीफोन पकड़ के चल रहा होता है। मेरे पास जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मुलाकात के लिए आए तो उनके साथ 10-5 लोग मौजूद थे, मुझे नहीं मालूम उसमें मोराई कौन है। उसने लिखा कि मैं उस वक्त मौजूद था जब आफाक अहमद की जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मुलाकात हुई, बिल्कुल उसमें सुपरिटेंडेंट भी मौजूद था, मुलाकात से इनकार नहीं है। ये बात मुझे दुख पहुंचाया इसने कि वहाँ ये कहा गया कि आफाक अहमद को जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-25 लाख रुपए 2 मरतबा दिए। दुनिया जानती है कि आफाक अहमद अगर पैसे लेने वालों में से होता तो आज कोई एक शख्स, कोई एक इदारा कोई 1 रुपए का क्लेम लेके खड़ा हो जाए कि आफाक अहमद को हमने कभी 1 रुपया दिया। पॉलिटिकल लोग नहीं, कोई इदारा लेके खड़ा हो जाए। आफाक अहमद ने हमेशा उसूलों की पॉलिटिक्स की। आफाक अहमद ये 20-25 लाख, अच्छा फिर किसी ने इल्ज़ाम लगाया भी था तो मुझे बाज़ औक़ात मैं इन मामलात को इसलिए नज़रअंदाज कर देता हूँ कि मैं हर जराइम पेशा फ़र्द के किसी इल्ज़ाम की तरदीद तो नहीं करता फिरूँगा। मोराई एक जराइम पेशा शख्स है, वो अपनों के साथ उसने वफा नहीं की। मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाए तो क्या मैं उसकी वजाहत करूँ? नहीं कर सकता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने ये फरमाइशी बयान उससे दिलवाए होंगे उन्हें कम से कम पता था कि आफाक अहमद का वज़न क्या है। आफाक अहमद के वज़न को अल्ताफ़ जानता था। अल्ताफ़ ने भी जब इल्ज़ाम लगाया तो करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम लगाया कि वो एजेंसी उसे लेके आफाक चला गया। यार 20-25 लाख रुपए आफाक अहमद के लिए आपने कह दिया, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोगों को आप ब्लैकमेल कर सके। मैं 2011 में दिसंबर में रिलीज हुआ हूँ, 17 दिसंबर को। अब इसमें असली तोहफे में पेश करना भी लिखा हुआ है। आफाक अहमद को तोहफे में पेश करने के लिए आया था, सुपरिटेंडेंट को भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके पूछो उससे कि आफाक अहमद को क्लाशनकोफ जेल में आके
किसी की फरमाइश पर काम नहीं कर सकता। इस शहर में मुझे पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से नहीं है, जाहिर है मेरे शहर के लोगों के साथ पीपल्स पार्टी ज्यादा रही है। हम 93% सिंध बजट अपने इस शहर कराची से पूरा करते हैं, लेकिन हमें मिलता कितना है? हम पीपल्स पार्टी की जातियों की वजह से पीपल्स पार्टी से खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस फरमाइशी प्रोग्राम पर काम नहीं कर सकते कि अर्बन एरियाज को पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहरिक किया जाए ताकि 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करने में मदद मिले। मुझे ये बताइए, 18वीं तरमीम में मेरी कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कौन सी शिक शामिल है? और अगर शामिल नहीं है तो मुझे इस 18वीं तरमीम से क्या लेना देना? और 18वीं तरमीम अगर ख़त्म कर दी जाए तो मुझे कौन गारंटी देगा कि उससे पहले आप कोई ऐसी तरमीम लेकर आइए जिसमें मेरी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो? ठीक है, 18th अमेंडमेंट के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस JIT से डराकर कोई चाहे कि हम किसी की फरमाइश पर कोई काम करेंगे तो कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी 10 JIT आवाम के सामने लेकर आइए। देखिए, ये JIT की हैसियत क्या है? ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। अगर इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर किसी को मुजरिम साबित किया जा सकता है तो मुजरिम की हैसियत से उसको सज़ा भी दे दो। और अगर इस JIT में शामिल टीम के अरकान, उनको इतना इख्तियार हासिल है कि वो जिसको चाहें इस JIT में शामिल करके मुजरिम कंसीडर कर लें, तो फिर इन अदालतों का क्या काम है? इन अदालतों को आप ख़त्म कर दीजिए। महज़िब मुआशरों में इल्ज़ामात और तहक़ीक़ात के वजह से कभी किसी का एक्सपोजर नहीं होता। स्कॉटलैंड यार्ड ने कई मरतबा अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार किया, लेकिन हर मरतबा ये कहा इतने साल का पाकिस्तानी नज़ाद एक शख्स, कभी अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लिया। महज़िब मुआशरों में कन्विक्शन से पहले कभी किसी को एक्सपोज नहीं करते, कभी किसी का आप उसको बदनाम नहीं करते। इस JIT से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या मेरे कारकुनान, मेरे घर के लोग, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा? वो जहनी तौर पर अजियत में मुब्तला नहीं होंगे कि आफाक अहमद ने 25 लाख रुपए ले लिए? आफाक अहमद मेरे घर पर जब दहशत गर्दों का अटैक हुआ था और उसमें पुलिस वाले शहीद हुए थे, उन पुलिस वालों को आफाक अहमद इतने पैसे देकर आया था। उनके अहले खानों को कंपनसेशन के तौर पर कि मेरे घर पर वो ड्यूटी कर रहे थे, तो आफाक अहमद को 25 लाख रुपए का इल्ज़ाम देकर तुम ब्लैकमेल करोगे? ये JIT की हैसियत क्या है? ये JIT इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जब तक किसी शख्स को कन्विक्शन ना हो जाए, तुम पाबंद हो कि उसको इनोसेंट कंसीडर करोगे। और अगर इस JIT की बुनियाद पर आपने तमाम लोगों की बेइज्जती करनी है, तो इन अदालतों का क्या काम है? इन अदालतों को जो तनख्वाहें मिलती हैं, इन अदालतों का जो निज़ाम चलता है, मेरे और आपके टैक्सों से चलता है। अगर इस JIT के ज़रिए ही सारे काम होने तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। मैंने वो पढ़ा कि क्या नाम है उसका, रिजवी जैदी, क्या अली जैदी ने एक पिटीशन दायर की थी कि जनाब JIT को पब्लिक किया जाए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। जब तक मैटर सब जुडिस है, मुझे उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कोर्ट की बीट देखते हैं। जिस दिन ऑर्डर पास कर दिया, वो ऑर्डर पब्लिक की प्रॉपर्टी है। अब हमारा हक है कि हम उस पर डिस्कस करें, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर पब्लिक किया गया है तो हाई कोर्ट का ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को सो वोट एक्शन लेना चाहिए कि अगर इसी तरह आप JITs की बुनियाद पर तमाम पॉलिटिकल लोगों को आप मलाइन करते रहेंगे, आप उन पर इल्ज़ामात लगाकर उनको बदनाम करते रहेंगे, तो ये JIT सिर्फ सियासी लोगों की बनती है।
सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि जेआईटी के पब्लिक करने का जो फैसला था, मुझे ये बताया जाए कि अदालतें अगर मौजूद हैं तो ये जेआईटी रिपोर्ट कहाँ जानी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहाँ जानी चाहिए थी। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो हम क्यों कहते हैं, स्टैंप क्यों लगती है अदालत के फैसले के बाद कि ये फैसला ओपन कोर्ट में किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन तो बंद कमरे में की गई थी। कोर्ट में जब तक मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक आप मुराई को कोर्ट में पेश नहीं करोगे या किसी को भी कोर्ट में पेश नहीं करोगे उस वक्त, और अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन आपने की है तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस केस को साबित करो अदालत के अंदर। अब तक कितनी जीआईटी बनाकर कितना वावेला आपने मचा दिया, लेकिन मुझे बता दो कितने लोगों को कन्विक्शन हुई, कितने दहशतगर्दों को सजा हुई है। ये जीआईटी सिर्फ हमें ब्लैकमेल करने के लिए, हमारे खिलाफ प्रेशर माउंट करने के लिए कि कहना माने नहीं। महाजिर कौमी मूवमेंट ने कभी उसूलों के खिलाफ काम नहीं किया। 18th अमेंडमेंट हो सकता है कि किसी और के मफादात को उसमें नुकसान पहुंच रहा हो, लेकिन 18वीं तरमीम में ना मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, ना इसके ख़त्म होने से मुझे कोई फ़ायदा है। अगर 18वीं तरमीम से किसी को कोई अगर समझता है कि ये वफाक के या फेडरेशन के ख़िलाफ़ है और फेडरेशन को उसका फ़ायदा होगा, और अगर उसको इस अर्बन एरियाज़ के लोगों की मदद चाहिए, तो पहले इस अमेंडमेंट को ख़त्म करने से पहले कोई नई अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, क्योंकि आप अक्सरियत के अंदर असम्बलियों में मौजूद हैं जिसमें इस शहर के, इस कौम के लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। अगर इस कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमेंडमेंट आप पहले लेकर आते हैं तो 18th अमेंडमेंट के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ ऐसी जीआईटी 10 आ जाएँ, हम अपने उसूलों के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते। मैं ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नो डाउट मेरे साथ मुलाकातें रही हैं और मैं उनके घर पे भी गया हूँ। नफीस आदमी हैं, अच्छे ख़ानदानी आदमी हैं। आज पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात ख़राब हैं। अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के क्लियर समझ में आ रहा था कि आप ये जो जीआईटीज़ हैं ये अपने मुखालफिन के लिए सिर्फ आप एक मतलब ढंढोरा पीटने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अली ज़ैदी से आप लोगों ने, जर्नलिस्टों ने कुछ सवाल किए जो हुकूमत में शामिल लोग हैं उनके बारे में। अली ज़ैदी वो सवाल गोल कर गए। बल्दिया की फैक्ट्री के हवाले से उन्होंने डिस्कस की कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ के नाम भी तो आ रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे। उनके बारे में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भाई जो भी मुलव्विस है, मैं तो ज़ाहिर है किसी का दिफा नहीं करता। क्लियर आपने ऐलान क्यों नहीं किया जिस तरह आप बाकी लोगों के लिए शोर कर रहे हैं आप कि फ़लाँ आदमी इसमें मुलव्विस है, फ़लाँ इतने कत्ल में मुलव्विस है। मेरे कहने से या आपके कहने से किसी को कातिल बना देना, किसी को दहशतगर्द बना देना, आपका काम ये कि आप हुकूमत में आप इस जीआईटी की बुनियाद पर पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन लॉन्च कर रहे हो उसकी बजाय जाओ अदालत के अंदर जाके आप अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको स्ट्रांग बनाओ, साबित करो। ये मैं आपको पहले कह चुका था। मैं बहुत छोटा हूँ, सियासत में मेरा कोई बहुत बड़ा कद नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था सियासतदानों को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है, मुनज़्ज़म साजिश है। पहले आपने सियासतदानों को करप्ट साबित करने की कोशिश की। मैंने पहले कहा था एक करप्ट, दूसरा करप्ट, तीसरा नाकाम, उसके बाद चौथी चॉइस है, उसके बाद बचेगा कौन, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था। और अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि पार्लिमानी सिस्टम नाकाम हो चुका, तो उसके लिए अवाम की मर्ज़ी और अवाम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फ़ैसला अगर किया गया तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मैं सिंध के मामलात के ऊपर आज क्योंकि डिस्कस करना मकसद नहीं था, मैं इसलिए डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन सिंध के लोगों के साथ, कराची के लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है कि 93% हम पैसे दे रहे हैं, इस शहर से 93% आप पैसे जनरेट करके अपना बजट बनाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, 10 अरब रुपए आपने सेहत के प्रोजेक्ट्स के लिए रखे, 51 प्रोजेक्ट्स आपने बनाए सिंध गवर्नमेंट ने। कराची के लिए सिर्फ 3 बजट रखे और 3 करोड़ रुपए रखे। यार मैं हैरान होता हूँ। और इस ज़्यादती के ऊपर मेरा जैसा आदमी, अलावा इसके कि आपके सामने अपना दुख का इजहार कर दे, अपनी आवाम के सामने दुख का इजहार कर दे, लेकिन जो लोग लेजिस्लेशन के लिए बैठे हैं या जो लोग असम्बली के अंदर बैठ के अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो इस सारे मामले के ऊपर खामोश हैं। अगर आपने एहतजाज किया और कह दिया, एहतजाज क्यों ख़त्म किया? कोरोना था,
इस कोरोना के बाद क्या आपके सियासी दफातर सारे बंद हो गए, आपकी एक्टिविटी बंद हो गई? आप अपने इस पे एहतजाज करना चाहिए था, आपको बैठ के वहाँ काम करना चाहिए था। इस शहर के साथ ज़्यादती हो रही है और इस शहर के साथ जुल्म हो रहा है। हम अपने मसाइल से हट के दूसरों के मफादात के लिए काम करने को अक्लमंदी नहीं कहते। मैं ये कहता हूँ कि इस शहर के लोगों को फैसला करना होगा कि आप फिर दोबारा से आपको ये कहा जाए कि अर्बन एरियाज़ मुतहरिक करो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़। सिंध के लोगों के शहरी लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। सिंध के शहरी लोग अगर ज़्यादती हो रही है, वफाक इस पोजीशन में है कि सिंध के शहरी इलाकों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी असम्बली में कोई कानूनी अमेंडमेंट लेकर आ जाए। मैं इस तरह की GIT की मज़म्मत करता हूँ कि ये GITs पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ उनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, इनकी हैसियत कुछ नहीं है जब तक अदालत में कोई फ़ैसले ना हो। मैं आप सबका यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर इस ज़मन में कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में रहता हो तो मुझसे कर लीजिएगा। भाई, आपने कहा कि सियासतदान जो हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है इस तरह की GIT के। सियासतदानों के भी तो कुछ मामला हैं ऐसे कि जिसकी वजह से उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगते हैं। आज सियासतदान कुछ कहते हैं, कल कुछ। तो इसी तरह से जैसे देखिए, आप एक वज़ीर दाखिला से मिले उस वक़्त के, तो वो आपके पास आया होगा, आप तो नहीं गए होंगे जेल से उसके बाद, लेकिन वहाँ आकर फिर आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम। तो सियासतदान भी तो इसी तरह जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के आने से आप पे इल्ज़ाम लग गया। देखिए, ये मैंने आपसे जो अर्ज़ की ना, ये इल्ज़ामात GITs के थ्रू आ रहे हैं ना कि GITs बनाई किसने। अब मैं GITs के अंदर कहूँ या GITs के अरकान के नाम तो पढ़ लो कौन कौन है या कौन कौन से इदारे हैं उसमें। बहस करना इस पर बेकार है, ठीक है। जिन लोगों ने ये GIT तैयार की है, GIT रिपोर्ट तैयार की है, सॉरी, उन लोगों के मकासद क्या हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। और इसको पब्लिक हाई कोर्ट ने किया। मैंने कहा कि हाई कोर्ट का क्योंकि फ़ैसला आ चुका, अब ये मैटर सब जुडिस नहीं है, इस पर हम अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि भाई आप अगर ये पब्लिक आपने करवाई है तो फिर अदालत की ज़रूरतें कहाँ हैं। जब आप किसी को यहाँ बदनाम कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि वहाँ कोर्ट में ट्रायल करने की ज़रूरत क्या है। अगर आपको कोर्ट में ट्रायल करना है तो फिर इसको पब्लिक करने की बजाय उसको कहते आप कोर्ट में पेश करो। अब तक उस पर अदालती कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोराई को आपने जेल कस्टडी करके 164 के स्टेटमेंट करा के आपने चार्ज फ्रेम क्यों नहीं किया? चार्ज फ्रेम करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये GIT पब्लिश करने का क्या तुक बनता है? तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो सो मोटो एक्शन ले कि ये अदालतों का मजाक है कि अगर अदालतें मौजूद हैं तो ये GITs पब्लिक नहीं होने चाहिए, इसलिए कि अदालतें फैसला करेंगी कि कौन मुजरिम है। आप कह रहे हैं ये GIT ब्लैकमेल करने और डराने की कोशिश है, तो आप भी तो गुस्से में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो तो अपने जो एक उनका मैंने जो बात कही है उसूली बात की है। मैं गुस्से में आके बात नहीं कर रहा। बात ये कि इस GIT का मैं फिर कह रहा हूँ, इस GIT की वजह से अदालतों की ज़रूरत ख़त्म हो रही है। अदालतों को सोचना चाहिए कि अगर इस GIT के ज़रिए आवाम को मतलब आप इंसाफ इस GIT से दे रहे हैं तो सारी अदालतें ख़त्म करो। फिर ये जो इसमें 5 अरकान हैं ये फैसला करें किसको फांसी देनी है और किसको आपने कोड़े मारने, ख़त्म। उसके बाद फिर आपको अदालतों की ज़रूरत क्या है? ये पब्लिक क्यों कर रहे हो? ये बताइए आप, ये जो GIT में आपका नाम आया, आपने कहा शहरी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए तो आपने दबाव तो नहीं डाला जो आप जनूबी सूबे की तहरीक चला रहे हैं उससे नहीं हट रहे हैं? नहीं, देखिए जो कुछ मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ, आप मेरे अगर सूबे के हवाले से मेरे मौक़िफ़ की कोई मुखालफत करता है तो देखिए ये कोई मसला नहीं है। जितनी जुल्म और ज़्यादतियाँ सिंध में शहरी इलाकों के साथ हो रही हैं या महाजिर अवाम के साथ हो रही हैं, इतनी ज़्यादतियों पर नए मुल्क बन जाते हैं। अगर हमने सूबे की बात की तो कौन सी क़यामत आ गई? इतनी ज़्यादतियों पर तो नए मुल्क बनते हुए हमने देखे। हमने तो सिर्फ सूबे की बात की है। मेरे ख्याल है कोर्ट में जाएंगे। GITs आप अपनी वाली मुस्तरद कर रहे हैं, जितनी भी GITs आई हैं सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। पीएस पार्टी हमेशा इस्तेमाल करती है जो MKM के खिलाफ आती है, लेकिन जब अपना नाम आ जाता है तो उसको झूठी करार देती है। नहीं, देखिए ये GITs का जो ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में स्टार्ट हुआ है। इन GITs की बुनियाद पर इससे पहले इतना ज़्यादा शोर कभी हमने नहीं देखा। अभी हम ये देखते हैं कि नैब ने फलां पे ये इल्ज़ाम लगा दिया और वो तो चोर है। मतलब तहरीक इंसाफ का ये मिजाज बन गया। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स सिर्फ इन GITs और
नैब के इल्ज़ामात और JITs के अंदर जो इल्ज़ामात होते हैं उसकी बुनियाद पर है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तमाम सियासी लोगों के लिए। आप ये देखिए कि क्या नाम था उसका, वज़ीर आज़म अशरफ, हैं, राजा परवेज़ अशरफ बरी हो गया। इस मुल्क के अंदर किसी पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाने के बाद और इतने यानी आपने बदनाम करने के बाद जब वो बरी होता है तो जितने लोगों ने इल्ज़ामात लगाए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये सिर्फ और सिर्फ आर्म्स ट्विस्टिंग का टूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप पॉलिटिकल लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं इनके ज़रिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। थैंक यू। कैमरे भी कैमरे भी शुरू हो गए। बोल चाय